एलएनजी का फ्यूचर अब पाकिस्तान में क्या आपको नजर आ रहा है? क्या पाकिस्तान स्पॉट बाइंग के ऊपर जाएगा? क्या करेगा पाकिस्तान? कितनी जरूरत है? कैसे पूरी होगी? और क्या हाइडल पावर के होते हुए जो आने वाले 3-4 महीनों में पाकिस्तान के पास होगी, पाकिस्तान को एलएनजी की जरूरत उसी तरीके से रहेगी? जी, थैंक यू वेरी मच फवाद साहब। बिल्कुल आपने ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो रेज किया है। अभी आपने देखा होगा, प्राइसिंग की बात करें तो अभी जुलाई के अंदर ही जो है इसकी एलएनजी की प्राइसेस जो हैं वो 16.17 ये बढ़ गई हैं। एसएसजीसी जो है वो भी अपने कंज्यूमर को हाई प्राइस उसने कर दी है, और एसएनजीपीएल ने भी प्राइस जो है वो बढ़ा दी है। $2 से ज्यादा जो है वो दोनों ने अपने कंज्यूमर्स को पर MMBTU प्राइसेस बढ़ा दी हैं। तो सर प्राइसेस पे तो इम्पैक्ट आ गया ऑलरेडी ना, विद इन स्टार्ट ऑफ जुलाई से ही आ गया। अब रही बात कि हमारी जो सप्लाईज है उसकी सूरत हाल, अच्छा ये जो रिवाइवल हुआ था थोड़ी देर के लिए, जो रिलीफ मिला है, इसमें भी हमारी सप्लाई उस तरह बहाल नहीं हो सकी। उसकी रीजन ये है, आपको पता है कि कतर की जो सबसे बड़ी फैसिलिटी है वो डैमेज हुई है और जिसके रिवाइवल को 5 साल लग सकते हैं। अच्छा। ठीक है, तो हमारे लिए तो 2 चैलेंज थे, एक वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का प्रॉब्लम था सप्लाई चेन का, और दूसरा कतर से जो है वो हमारी सप्लाई उस तरह नहीं आ रही थी। मेरे में भी आपको पता है हमने बिड किया, और बिड के बाद हमने जो है वो हमारे पास 7 बिडर आए, और फिर हमने जो है वो रिवाइवल की वजह से वो बिड कैंसिल कर दी। अभी मोस्ट रिसेंट आपको पता है कि जो लास्ट जो शिप था, जो कार्गो था, वो 8 तारीख को जो है 8 जुलाई को हमें कैंसिल कर दिया कतर ने, जो पाकिस्तान के लिए था। तो उसके बाद हमने जो है वो ये एक नया कार्गो जो है उसके लिए बिड किया, और बीपी सिंगापुर को हमने फाइनलाइज किया है, जो 15-16 तारीख को हमें सप्लाई अर्जेंटली सप्लाई प्रोवाइड करेगा। तो सर ये सारे इंडिकेटर तो यही हैं, शॉर्टफॉल तो है क्योंकि हमारी सप्लाईज जो मेजर थी वो कतर से ही आ रही थी, और कतर जो थोड़ी सी उसकी फैसिलिटी रिवाइव हुई थी उसके थ्रू ये दोनों जो जंग के असरात थे उस के खत्म होने, सेटल जो दरमियान में थोड़ा देर हुए हैं, उसकी वजह से सप्लाई आना शुरू हो गई थी। हम जनवरी 2026 में 8 लाख टन जो है वो इंपोर्ट कर रहे थे, अप्रैल में आगे वो सिर्फ 50,000, यानी 90% हमारी ड्रॉप हो गई। तो फिर हमने जो है वो कार्गोज, इससे पहले भी हमने जो है वो कार्गो स्पॉट मार्केट से उठाए हैं, और अभी मोस्ट अर्जेंट ये पिछले चंद दिनों की डेवलपमेंट है कि 8 को हमें कैंसलेशन का पता चलता है, हमारा जो कार्गो प्लान था, और फिर हमने 10 को ये सारी बिड वगैरह करके तो 15-16 को सप्लाई लाइनअप की हुई है। ये काफी हायर प्राइसेस हैं, नो डाउट के जो हमारे दोनों कहाँ से होगी ये सप्लाई, कहाँ से होगी? क्या ये मुझसे मुतासिर तो नहीं होगी? जी, बीपी सिंगापुर ने ये जिम्मेदारी ली है, ठीक है। वो श्योर है वो अल्टरनेटिव चैनल से हमें प्रोवाइड करेगा, ठीक है। प्राइसेस हाई हैं, 18 पॉइंट समथिंग डॉलर पर MMBTU की रेट पे हमने इसको लिया है। लोएस्ट थी 3 बिडर थे, जिसमें लोएस्ट इसी का था बीपी सिंगापुर का, जिसको हमने फाइनलाइज किया है। तो 15-16 को इसकी जो है वो डिलीवरी एक्सपेक्टेड है, यही क्योंकि अर्जेंट नीड को मीट करना है। स्पॉट में जाने का एडवांटेज यही है ना सर। तो इसका मतलब यासीन साहब हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो मिनिस्ट्री है वो इतनी विजिलेंट है कि उसे नजर आ रहा है कि जहां पर प्रॉब्लम हो तो 7-8-10 दिनों के अंदर ये एनर्जी मैनेजमेंट अच्छी कहलाएगी, या आपको लगता है कि इसमें भी कहीं हम लैग कर रहे हैं? प्रोएक्टिव है, रिएक्टिव है हम लोग? सर देखिए, है तो हम बेसिकली रिएक्टिव ही कहा जाएगा। रीजन बिहाइंड कि मैंने आपको पहले बताया कि कतर हमारी सारी नीड्स पूरी कर ही नहीं सक रहा। रीजन बिहाइंड मैंने आपको कंपैरेटिव दिया कि जनवरी तक हम 8 लाख टन ले रहे थे, अप्रैल में वो रिड्यूस होकर 50,000 टन तक रह गई। फिर हमने जो है वो काम चला रहे थे हम इसको, आपको पता है हमारे छोटे छोटे 2 कॉन्ट्रैक्ट और भी थे, फिर हमने यूएस से भी लेने की कोशिश की, स्टिल वी आर ट्राइंग। तो कतर की फुल बहाली जो है वो तो अगले 5 साल में उनका रिवाइवल हो रहा है। उनकी जो वो मेगा फैसिलिटी थी, प्रोडक्शन फैसिलिटी, के वो उसी कैपेसिटी पे जाएगी। बट हमें कतर ने देना शुरू कर दी थी, लेकिन अभी गवर्नमेंट जो है वो इतनी विजिलेंट तो है कि बहुत लेट नहीं कर रही, थोड़ा सा फोरकास्ट कर रही है, लेकिन जो वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो उस तरीके से नहीं हो रही। अच्छा, हमें तो अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अब आपने देखे ना, ये तो हमें भी, आपको अगर पता है तो इसका मतलब हुकूमत को भी पता है कि कतर की फैसिलिटी डैमेज हो चुकी है, उसको रिवाइव होते हुए टाइम लगेगा।
तो अब हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या क्या होंगे कि वो आने वाले दिनों के अंदर एनर्जी क्राइसिस को भी जो है वो एक तरफ होल्ड करे और एनर्जी प्राइसेस को भी होल्ड करे। अब क्राइसिस भी है, प्राइसेस भी हैं, दोनों चीजें साथ है। तो हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या क्या होंगे और अल्टरनेट हुकूमत तलाश कर पाएगी? पाकिस्तान में फ्यूचर क्या होगा सर? कॉस्ट कहां तक बढ़ सकती है? सर देखें, एलएनजी की कास्ट जो है वो तो अभी काफी इन्होंने बढ़ा दी है, ठीक है। और आल्दो के हमारी पेट्रोलियम प्राइसेस की भी वो बढ़ रही है प्राइसिंग, लेकिन उस प्राइसिंग में फैक्टर कुछ और है और एलएनजी में फैक्टर कुछ और है। उसमें आप देखेंगे कि इंटरनेशनली मार्केट जो है उसमें प्राइसेस नहीं बढ़ी। हमने सिर्फ वो जो हमारा आईएमएफ के साथ कॉन्ट्रैक्ट था जो 2 माह का रिलीफ लिया था और प्राउडली प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया था कि जी हम प्राइसेस कम कर रहे हैं, लेवी कम कर रहे हैं, वो लेवी का रिलीफ विड्रा हो गया 2 मंथ्स के बाद। तो गवर्नमेंट ने देखें अभी इंटरनेशनल कोई इंपैक्ट नहीं आया, आल्दो कि फिर वो जंगी सूरत हाल कुछ उसी तरफ चली गई है। इन स्पाइट ऑफ दैट प्राइसिंग नहीं बढ़ी इंटरनेशनली, बट हमने यहाँ पे लेवी विद इन जुलाई जो है वो 15 रुपीज जो है वो बढ़ा दिया। तो ये बेसिकली वो जो रिलीफ था जो आईएमएफ से लिया गया था थ्रू प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे अदर सोर्सेज ने मिलके, वो 2 मंथ्स के बाद विड्रा हो गया। दैट्स द रीजन कि विदाउट एनी फ्लक्चुएशन इन द इंटरनेशनल मार्केट जो है वो हमने यहाँ पे उसको कंपनसेट कर दिया है। वो जो रिलीफ था वो दोबारा वहीं पे हम ले गए। यानी कि आप ये कहते हैं कि जो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन चाहूंगा, आप जरूर कर दें कि जो इस वक्त फ्यूल प्राइसेस के अंदर जो इंक्रीमेंट हुआ है 2 दिन पहले, उसकी वजह यह है कि जो रिलीफ था आईएमएफ का वो खत्म हो गया और आलमी मार्केट में जो कमी थी उसका इंपैक्ट देने के बजाय हमने लेवी अपनी बढ़ा दी, क्योंकि लेवी के टारगेट भी इस दफा बहुत हाई है। यही बात है सर? जी एग्जैक्टली ऐसे ही है। वो लेवी के टारगेट को ही मीट करने के लिए हम लेवी वहीं पे ले गए हैं जो हमने 2 माह का रिलीफ लिया था कि जी ड्यू टू वार प्रेशर है तो हमें थोड़ा फेवर दी जाए। आईएमएफ की शराइत का हिस्सा था कि हमें थोड़ा सा जो है रिलीफ दिया जाए कि हम वो डायरेक्टली अवाम को पास ना करें। तो वो खत्म हो गया ना, वो 2 मंथ्स का था ना, एग्रीड था। तो अब वो 2 मंथ्स हो गए तो वो वेव कर दिया गया और दोबारा रिवाइव कर दिया है। आलू के मार्केट प्राइसेस नहीं बढ़ी अभी ना, इंटरनेशनल प्राइसेस नहीं बढ़ी अभी। अच्छा सर, अब ये फरमाइएगा कि अब अगला मरला ये है कि पाकिस्तानी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ईरान अपनी साइड से गैस पाइपलाइन कंप्लीट कर चुका है, पाकिस्तान अमेरिका से ये रिलीफ लेगा, आलमी बरादरी से ये रिलीफ लेगा कि उसको ईरान के साथ गैस पाइपलाइन जो है वो बहाल करने की, बनाने की इजाजत दी जाए। तो ये अमली तौर पर पॉसिबल है सर? जो मुआहदे उस वक्त हुए थे, क्या वही सिनेरियो आज भी है? क्या ये पाइपलाइन पाकिस्तान के लिए फिजिबल होगी? अच्छा सर, इसमें ना दोनों पॉइंट ऑफ व्यू हैं। मेरा एक मैं अपना व्यू भी दूंगा। एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है क्योंकि इसकी प्राइसिंग जो है वो पेट्रोलियम के साथ उसके साथ लिंक्ड है, तो उसकी जैसे जैसे बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, तो हमारे लिए एक लेवल पे जाके वाइबल नहीं रहेगी, ठीक है। लेकिन सर देखें, इस वक्त समटाइम होता ये है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आज हम अभी एलएनजी की बात कर रहे हैं, गैस की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास अल्टरनेटिव ऑप्शन ही कोई नहीं है, हमें स्पॉट मार्केट पे जाना पड़ रहा है। तो हमें जो है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इसको, ये कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज होते रहते हैं, वो डिपेंड करती है सिचुएशन। अगर ईरान के साथ अगर हमारी ये पाइपलाइन बन जाती है तो लॉन्ग टर्म हमारे पास एक अल्टरनेटिव जरूर मौजूद होगा। समटाइम कास्ट मैटर नहीं कर रही होती, हमारी इंडस्ट्री और प्रोडक्टिविटी और कंटिन्यूटी मैटर कर रही होती है। स्ट्रेटेजिकली आप कहते हैं इंपॉर्टेंट है ये? जी बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली। चले सर, बहुत शुक्रिया आपका। और भी 3-4 बातें थी, रह गई, वक्त हमारे पास कम था। एक नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे की तरफ।